अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वो नारा है जो हम सब कई बरसों से सुनते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इस नारे की तकमील का वक्त भी दूर नहीं है। वफाकी काबीना की जानिब से आज पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दी गई है। इस नए नक्शे में 4 तब्दीलियां की गई हैं। पहली तब्दीली ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अब दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश के साथ लगेगी। दूसरी तब्दीली ये है कि माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पॉइंट 9842 पर इख्तिताम पजीर होती थी। अब नए नक्शे में इसको चीन की सरहद से मिला दिया गया। यूं नए नक्शे की हद तक सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। नक्शे में की गई तीसरी तब्दीली के मुताबिक पाकिस्तान के जुनूब में वाक़ सरकरीक को नए नक्शे में पाकिस्तान में शामिल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी सरहद सरकरीक के मशरिकी किनारे पर दिखाई गई है। जबकि नए नक्शे में चौथी तब्दीली यह की गई है कि फाटा को भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा दिखाया गया है। नए सियासी ऑफिशियल नक्शे की तमाम सियासी जमातें मंजूरी दे चुकी हैं, जबकि अब पाकिस्तान के नए नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपना सियासी नक्शा पेश किया है। इससे पहले 1949 और 1976 में मुल्क के इंतजामी नक्शे जारी किए गए थे। नक्शे की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि नया नक्शा पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। सियासी लीडरशिप को इस नक्शे की मुकम्मल तायद हासिल है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नक्शा पहला कदम है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायद की है। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। और हम पाकिस्तानियों को हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है। जबकि वफाकी काबीना के इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने शिरकत की और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार एकजहती किया, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है, क्योंकि बड़े मकसद के लिए अक़वाम यूं ही सियासी इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठी हो जाती हैं। कल भारत की जानिब से वादी कश्मीर को कैद खाने में तब्दील किए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा और इस 1 साल में पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया भर में कश्मीर का मसला जो है ना, इस पर आवाज़ें उठाई गई। सलामती काउंसिल में इस पर बात हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में यह मसला उठाया गया। अमरीकी सदर ने बारहा इस मसले पर सालिसी करवाने की पेशकश की। इससे जाहिर होता है कि यह भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। जबकि भारत ने कल कश्मीरी अवाम के मुमकिन शदीद एहतजाज के पेश नज़र श्रीनगर में 2 रोज़ के लिए कर्फ्यू में मजीद सख्ती कर दी है। श्रीनगर इंतजामिया ने 4 और 5 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया है वहां पर। लेकिन भारत कश्मीरियों की आवाज़ कब तक दबाएगा? एक ना एक दिन तो आज़ादी का सूरज तुलू होगा और यकीनन वो दिन दूर नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 5 अगस्त 2019 का भारतीय जो इक़दामात थे कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी का एक नया मोड़ है। हम कल यौम इस्तेहसाल मनाने जा रहे हैं और आज आप लोगों ने, हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के नक्शे में मनसूबा मकबूजा कश्मीर को शामिल किया गया। यकीनन एक बड़ा फैसला है। अगर आप हमें समझा पाएँ कि इस मूव का मकसद, इसकी अहमियत, इसके मायने, इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो पूरे जम्मू कश्मीर को ज़ाहिर है मतनाज़ इलाका हम समझते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तहत हम आज भी इसका हल चाहते हैं। तो ऐसे में एक मतनाज़े इलाके को नक्शे की हद तक दिखाने से क्या फायदा हासिल होगा, अगर आप हमें इसका मकसद समझा पाएं। जी शुक्रिया। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात कि पाकिस्तान के आज तक जितने नक्शे आए हैं वो इस तर्ज का सियासी नक्शे यानी पॉलिटिकल मैप कभी नहीं आया। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है। इंतज़ामी नक्शे जो होते हैं जिस तरह, उनमें बहुत सी और लोकल डिटेल होती है, प्रोविंस किधर और रोड किधर वगैरह। पॉलिटिकल मैप हमेशा एक स्टेटमेंट होती है एक कौम की, एक रियासत की, कि हमारी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है पाकिस्तान अपने लिए और दुनिया के लिए, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं, हमारा क्या क्लेम है, जस्टिफाइड क्लेम, वो इस मैप को सामने रख के इस मैप से सामने आता है। दूसरी बात मैं एक वाजे कर दूं, आपने शुरू में कहा कि हमने पूरा जो है ये मुतनाज़ा इलाका जो है ये अपने अंदर दिखाया है। हमने बड़ा क्लियरली उसमें एनोटेट किया है, लिखा है बड़े वाजे तौर पे
कि ये सारा हम क्लेम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत इसका फाइनल फैसला होना है। इसका ये भारत ने जो एक मजाका खेज सा नक्शा दिया था जिसमें अपने आप को अफगानिस्तान का हमसाया बना बैठे थे, ये उसकी मुकम्मल मनफी जो है तरदीद करता है। दूसरी बात कि हम ये बात वाजे कर रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। भारत की एक स्ट्रैटेजी का पिलर ये है कि वो मकबूजा कश्मीर में ये बात मशहूर कर दे कि जी पाकिस्तान और भारत का तो बस हो गया समझौता, खत्म, अब तो आप भारत का हिस्सा है। हरगिज नहीं। और अगर कोई शक किसी को था, जो कि पहले भी नहीं होना चाहिए था, तो ये मैप बिल्कुल वाजे करता है, बिल्कुल, कि पाकिस्तान का क्या मौकफ है। हमने तो इंटरनेशनल बॉर्डर को, अब मेरे सामने नक्शा नहीं है, अगर आपकी स्क्रीन पे आए तो ईस्टवर्ड हम ले गए हैं, जो आपने भी बताया, हिमाचल प्रदेश और मकबूजा कश्मीर के दरमियान, जिससे बिल्कुल वाजे हमने कर दिया है। सियाचिन पे वाजे कर दिया, सर क्रीक पे वाजे कर दिया। एक तो इसकी ये बुनियादी वजह। दूसरी वजह मैं बता दूं कि बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क में कोई स्टैंडर्ड नक्शा नहीं था। कभी कोई टेक्स्ट बुक में आ जाता था, कभी कोई बात किसी तालिब इल्म के लिए। आज से इंशाल्लाह सिर्फ ये हमारा पॉलिटिकल सरकारी जो है ऑफिशियल मैप होगा। ठीक हो गया। तो समझते कि सिक्योरिटी काउंसिल इसमें सिलसिले में पाकिस्तान पर एतराज़ भी उठा सकती है कि क्यों आपने एक मुतनाज़ इलाके को अपना हिस्सा जाहिर किया, क्योंकि नक्शा जारी करने से पहले इसका किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे से ज़ाहिर है इसकी मंजूरी अप्रूवल करवाया जाना ज़रूरी होता है, जो कि नहीं हुआ, तो एतराज़ नहीं उठाया जाएगा इससे? नहीं, मैं आपको इसकी ज़रा वजाहत कर दूं। पहले तो जिसने एतराज़ उठाना था बैनुल अक़वामी दुनिया ने, वो जो एक मजाक इंडिया ने अक्टूबर में किया था एक नक्शा देके, उस पर तो कोई उठा लेते। तो पहले तो अफसोस ये है कि बस इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। खैर, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन और ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप है। इससे अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मैप है वो तो पहले ही हमारे हक में है, क्योंकि सच हमारी साइड पे। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक नई बहस, नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैप के वो मैप। उनका मैप बदस्तूर कायम रहेगा, वो पहले ही हमारी मौक़िफ़ की अक्कासी करता है काफी हद तक। ये मैप, तो आपका मतलब है कि यूएनओ इसको एक्सेप्ट करेगी, इजीली एक्सेप्टेंस होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यूएन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फर्क है। अच्छा। ये लाजमी नहीं है कि ये मैप आ गया तो अब ये यूएनओ में जाएगा, वहां बहस होगी। वो एक मुख्तलिफ प्रोसेस है, उसको अलहदा हैंडल किया जाएगा। फिलहाल इस मैप का मकसद पाकिस्तान को एक सफ़े पे ला के एस्पिरेशंस, कश्मीरी अवाम की एस्पिरेशंस, इंडिया को क्लियर मैसेज और बैनुल अक़वामी दुनिया को क्लियर मैसेज ऑन वेयर वी स्टैंड ऑन आवर इशूज इन द रीजन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में भी आ रहा था कि आइन के आर्टिकल को लेके, आइन का आर्टिकल 1 जो है उसमें आप देखें कि डिफाइन है कि पाकिस्तान के इलाके कौन कौन से हैं। अगर पाकिस्तान में कोई इलाका शामिल भी करना है तो पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ली जाएगी, फिर ज़ाहिर आइन में भी ज़ाहिर तब्दीली होगी, तो ये प्रोसेस भी होगा ऑफ कोर्स। अब नहीं, देखिए, नक्शे की हद तक मैंने आपको बताया कि हमने बिल्कुल फेथफुली, क्लियरली बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रख के, देखे इंडिया जो है वो बैनुल अक़वामी कानून नहीं मानता, यूएन की रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं कर रहा। हाँ। शिमला को खुद वायलेट किया पिछले साल। तो मुझे बताएं, और रोग स्टेट होती क्या है? मतलब है कि लोग नाम और मालिक का लेते हैं। हाँ। रोग स्टेट और क्या होती है? हाँ। जब आप इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खुद वायलेट कर रहे हैं, जो कहते हैं, तो रोग स्टेट वो है। हमारा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पे हमने कोई और हार्ड चेंज नहीं की। क्लियरली लिखा है यूएन रेजोल्यूशन से सॉल्व होगा। क्लियरली लिखा है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। हमने ये कोई बेवकूफ, ये जिस तरह बेवकूफाना अमल जो हिंदुस्तान ने किया, जी हम तो अफगानिस्तान पूरा ही हमारा हो गया। नो, हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये लकीरें नहीं लगा रहे, हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उस हद तक दिस मैप इज सैक्रोसैक्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज़ाद कश्मीर की हैसियत और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता, ये ज़ाहिर आप लोगों ने डॉट डॉट हटाए हैं, क्या फेडरेशन के साथ ये ऐसे रहेगा या इसमें भी, इसके स्टेटस में, इसकी हैसियत में भी कोई चेंजिंग्स आएंगी? नहीं, इस नक्शे की वजह से जी कोई चेंज नहीं है, और कोई भी चेंज कहीं भी आनी हो तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि तमाम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उनके लीडर, अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उन सारों की मुशावरत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे, मैं एक बात कर दूं, आपने शुरू में कहा कि ऑपोजिशन के साथ मैं खुद शामिल था उस इजलास में। एक बहुत अहम नुक्ता है जो सामने रखना ज़रूरी है।
कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं LOC के दौरे के बाद सीधा मुजफ्फराबाद गए। वहां पे हमने सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तमाम सियासी जमातें और कैबिनेट के लोग जो उस मीटिंग में थे उनके सामने ये बात रखी। पहली नशिस्त नहीं थी, पहले भी हुई है हमारी, लेकिन मैप उनके सामने रखा, कॉन्फिडेंस में लिया 5 अगस्त के हवाले से। तब तमाम सपोर्ट आई और बहुत सपोर्टिव थे, खास तौर पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और बाकी तमाम जमातें। उसके बाद हम गए ऑपोजिशन के पास, यहाँ पे आज फिर काबीना में लेके गए। सो इसमें कोई किसी किस्म का इबाम नहीं कि कंसेंसस है, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम एक्टर्स का, क्योंकि कश्मीर हमेशा सियासत से बालातर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे के हवाले से पंजाब और जो सिंध हैं ये एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आटे और गंदम की कीमतों में इजाफा जो है ये पंजाब में भी हुआ है। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने भी सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सिंध के पास ज़खायर मौजूद हैं मगर वहाँ आटे को सब्सिडाइज़ नहीं किया गया। सिंध हुकूमत के साथ के बग़ैर सब्सिडी वाला आटा जो है वो नहीं दे सकेंगे। अलीम खान का ये भी कहना था कि आटे का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत को इस बात का इदराक है तो फिर आटे की सस्ती फराहमी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में हुकूमत के मामलात जो हैं अहम इत्तेहादी काफ लीग से एक बार फिर से कुछ मुश्किलात का और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पंजाब में तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, काफ लीग तब तो खामोश रही, लेकिन अब काफ लीग ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली हुई तो पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। गुज़श्ता रोज़ काफ लीग की अरकान असम्बली का हंगामी इजलास हुआ। इस इजलास में ये शिकवे और शिकायत भी सामने आए कि हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं लेकिन उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता है, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता फैसलों के हवाले से। हुकूमत कोई भी कदम उठाए हमसे रब्ता नहीं किया जाता है। इस इजलास से आने वाली खबरों के बाद आज वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात भी थी लेकिन वो मनसूख हो गई। अब सवाल ये है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आला की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। काफ लीग को तहरीक इंसाफ से कोई और वज़ीर आला आखिर मंजूर क्यों नहीं है, जबकि आज पंजाब की काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ जिसमें बिजनेस सेंटर, सियाहती मकामात, सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स को खोलने की सिफारिश की गई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुल्क में कोरोना केसेज इंतहाई कम हुए हैं, लेकिन सब कुछ खोलने का इकदाम क्या ये अभी कबल अज़ वक्त है, इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर वज़ीर हैं पंजाब के, सूबाई वज़ीर खुराक हैं अलीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अलीम खान साहब, वक्त दिया आपने। अलीम खान साहब, अगर बात करें कि विफाक में भी इत्तेहादियों के सहारे ज़ाहिर है आप लोगों की हुकूमत खड़ी और पंजाब में भी काफ लीगियों का अहम इत्तेहाद जिसके सहारे आप लोग हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, और ये हकीकत है कि जब भी पंजाब में उस्मान बुज़दार के मुतबादिल का नाम सामने आता है तो पहले भी अलीम खान का आता था, आज भी अलीम खान का नाम तो बहरहाल लिया जाता है, लेकिन काफ लीग का ये ख्याल है कि तब्दीली की सूरत में परवेज़ इलाही को जो है ना वो सामने लाया जाए। पिछले कुछ अरसे से एक बार फिर से वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बातें हो रही हैं, क्या अब ये नागुज़ीर हो गया है? 2 सालों की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लें कि अब वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली होनी चाहिए कारकर्दगी की बुनियाद पर? देखिए, मेरे ख्याल में पहली बात तो मैं काफ लीग पे करता हूँ, जो हमारा ताल्लुक़ चौधरी परवेज़ इलाही से, चौधरी शुजात साहब से है, और जिस तरह का रिलेशनशिप अभी तक हमारा उनके साथ 2 साल में रहा है इत्तेहादी के तौर पे, वो मेरे ख्याल में एक आइडियल रिलेशनशिप है। उसमें हमें किसी किस्म की उनकी तरफ से कोई भी शिकायत जो है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है, जहाँ पे उन्हें हमें गाइड करने की ज़रूरत पड़ी है हमने उनसे गाइडेंस भी ली है, वो हमारे सीनियर भी हैं। और आप लोगों को शिकायतें होना, उनके ज़रूर शिकायतें हैं।
नहीं, शिकायतें देखें, शिकायतें जो होती हैं वो तो फैमिली में भी होती हैं, बहन भाइयों में भी होती है, तो कोई बात नहीं, शिकायतें भी होती रहती हैं। जहाँ पे अलायंसेस बनते हैं, जहाँ पे मिलके गवर्नमेंट बनती है, छोटी मोटी हमें शिकायतें होती हैं हुकूमत से, हम पार्ट ऑफ द हुकूमत है, हमें भी शिकायतें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तरफ से आज तक कभी कोई हमें कोई डिफ़िकल्टी आई हो या उनसे कोई दुश्वारी हुई हो। हमारा एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ चल रहा है। और जहाँ तक आपने बुज़दार साहब का बताया, देखें बुज़दार साहब को हमारे लीडर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, और जिस दिन तक प्राइम मिनिस्टर का जो उनके ऊपर एतमाद और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तब्दीली की कोई भी बात जो है किसी किस्म की भी हो सकती है। अगर उनका एतमाद उस्मान बुज़दार साहब पे है, सारे बतौर पार्टी उनकी उस जो फैसला है उसके साथ खड़े हैं, और जितनी देर तक इमरान खान साहब का एतमाद है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तब्दीली की बात जो है वैसे अगर तब्दीली आइन की करनी, आइन से तो अलीम खान बनता है वैसे। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अहम की बात है या किसी और की बात थी। मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर ने बेहतर समझा, जो उनके ख्याल में उन्होंने फैसला किया, जितनी देर तक देखें, जितनी देर तक लीडर का फैसला है, हम सब उनके साथ। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, चलिए ज़रा आप अगर कारकर्दगी की बात कर लें, आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक एक्टिव वज़ीर आला के तौर पर जाने जाते थे। तरक्याती काम भले ही आप उन्हें कॉस्मेटिक चेंजिंग्स कहें, आप देखें मेट्रो की बात कर लें, ऑरेंज लाइन की बात कर लें, एक काम तो उन्होंने किया, उन्होंने ऐसे काम किए जो एटलीस्ट नज़र तो आते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने काम किए। एक PTI वालों का एक BRT मनसूबा तो अभी तक वहाँ पे जो है ना वो चल नहीं सका। फिर हमने देखा कि डेंगी में वो बड़े एक्टिव हमें नज़र आए, बड़े ज़बरदस्त भरपूर इकदाम उठाए। तो आप भी मुझे बता दें कि पिछले 2 सालों में कोई एक ऐसा कारनामा या कोई ऐसा कोई मंसूबा, कोई ऐसा काम जो बुज़दार साहब के क्रेडिट पे हो, जिसमें हम वाह कहें कि वाह जी वाह 2 साल में बुज़दार साहब ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम 2011 का, आपको याद है कि 2011 में जब हमने जलसा किया 30 अक्टूबर का, उसके बाद इसकी प्लानिंग हुई कि यहाँ पे जंगला बस बनेगी। और मैं आपको बरमला कहता हूँ, मैं जो BRT हमारी पिशावर में बनी, मैं उसके भी ख़िलाफ़ था। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाहौर की जंगला बस के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे ख्याल में ये जुल्म है लोगों की, आम आवाम की जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो बिल्कुल उसके ऊपर ये किसी किस्म की ये अयाशी है कि हम 50 अरब रुपया, 60 अरब, 70 अरब रुपया जो है वो सिर्फ एक जंगला बस पे लगा दें। बस में कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं होती कि वो ज़रूर ऊपर ही चलेगी, वो सर पर नहीं चल सकती। जब शहबाज शरीफ साहब ने किया वो भी गलत था, जो पिशावर में बनी वो भी गलत है। मैं आज भी कहता हूँ वो भी गलत। नहीं, BRT अभी बनी कहाँ पे, वो तो मुकम्मल ही नहीं हुआ। नहीं, चले बन ही गई है, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त है शायद उनके लिए, लेकिन यह है कि जो मेरे ख्याल में ये पैसे का ज़िया है, इस पैसे को इससे बहुत बेहतर मसरफ में इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ केयर होनी चाहिए। हमें नए हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, हमें नए स्कूल्स बनाने चाहिए, नए कॉलेजेस बनाने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। रोड टू मार्केट रोड जो है हमारी है वो हमें उसको बेहतर करना चाहिए। हमारी जो कनेक्टिविटी है, रिंग रोड्स हैं, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो प्रायोरिटी है ना वो येलो जो हमारी बनी है ट्रेन, तो आपका मतलब है कि ये पैसे अब अच्छी जगहों पर खर्च हो सकते थे, तालीमी इदारे बन सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, मतलब कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, वो काम हो सकते थे, बजाय इसके कि आप BRT शुरू कर दें या इस तरह की बसों के मंसूबे शुरू कर दें। ये काम कहीं और, पैसा कहीं और भी लग सकता था। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमने जब शौकत खानम हॉस्पिटल बना तो मैं उसकी ओपनिंग पे था, जो कि पेशावर में बना, तो उसकी हमें बताया गया कि वो 4 अरब रुपए से बना है, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जो कि 4 अरब रुपए से पेशावर में कैंसर का एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना है। तो मैं यही सोचता था कि अगर ये हम हॉस्पिटल हर अपने पंजाब के हर कम से कम एक डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर लगा सकें, तो कितने पैसे लगेंगे? 30-40 अरब रुपया लगेगा। लेकिन जो कैंसर के
लिए लोग मारे मारे फिरते हैं बेचारे, कभी वो लाहौर आते हैं, कभी वो कराची जाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है। पहले पेशावर के सूरत में वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन उनको मिल गई है कि अफगानिस्तान से भी वहाँ पे जो है वो मरीज आते हैं, सिर्फ केपी से नहीं आते। तो हमें जो बेसिक ज़रूरियात है लोगों की, देखें ऑरेंज ट्रेन बननी चाहिए, लेकिन ऑरेंज ट्रेन शायद तब बननी चाहिए जब हमारे पास जो ज़रूरियात हमारी कौम की हैं वो पूरी हो जाएं, उसके बाद ज़रूर बननी चाहिए। पिछले 2 सालों की जब हम बात करें तो आप पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरीज बदले गए, 4 आईजीज बदले गए, ब्यूरोक्रेसी को आपसे शिकायत हैं, आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी से शिकायत हैं, पता नहीं क्या मसाइल हैं आप लोगों के। वज़ीर-ए-आज़म इसका बरला इज़हार कर चुके हैं। लगता है ऐसे कि सारे मामलात जो है ना वो इस्लामाबाद से चल रहे हैं, बुज़दार साहब के बस की बात नहीं है, बुज़दार साहब के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में जो बात गलत है वो ये है कि हमने जिस तरीके से कोरोना के ऊपर हमारी मैनेजमेंट हुई है या कोरोना के ऊपर फैसले हुए हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आज जो है वो हमारे सामने हैं, और उसके ऊपर हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो लीडर हैं, उनके जो फैसले हैं, इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि हमने वाकई इसके ऊपर बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है, और अल्लाह का शुक्र है हमें बड़ा अच्छा आज उसका जो है वो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया हुआ है। और मेरे ख्याल में हम दुनिया में अगर आप टॉप के 4-5 मुल्क कह सकते हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खुशउस्लूबी से इस चीज़ से निपटा है, तो उसमें पाकिस्तान शामिल है। और ये हमारे लीडर की है मेरे ख्याल में, उन्होंने कि उसके अंदर बड़े अच्छे फैसले किए। दूसरी बात जो आप कहती हैं इस्लामाबाद की तरफ, देखें इस्लामाबाद में हमारे कौन है? इस्लामाबाद में हमारा लीडर है, इस्लामाबाद में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारी पार्टी का चेयरमैन है। तो हमारा सीएम कोई भी हो, वो पंजाब में कोई भी हो, वो केपी में कोई भी हो, एक्चुअली तो हमें अपने लीडर की तरफ देखना ही पड़ेगा। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में अगर उनकी तरफ देख के हम वो फैसले उनकी मुशावरत से करते हैं या उनकी उसके अंदर जो है वो मुशावरत और चीज़ होती है, बाइख्तियार होना और चीज़ होती है। मुशावरत तो चले वज़ीर-ए-आज़म साहब से होती है, लेकिन ये हमें देखना है कि वज़ीर आला पंजाब बाइख्तियार कितने हैं। क्या वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं या सिर्फ मशवरे लेते हैं या ऑर्डर लेते हैं इस्लामाबाद से? जी बिल्कुल बाख्तियार हैं, 100% बाख्तियार हैं। ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है कि वो बाख्तियार नहीं है। अगर उन्होंने फैसले किए हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हटाए हैं, मैं आपको बरमला तौर पे कह सकता हूं कि वो चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के मर्जी से चेंज हुए हैं। अगर आईजी चेंज हुए हैं तो उनकी मर्जी से चेंज हुए हैं। अगर 9 हमारे को सेक्रेटरी किसी महकमे में चेंज हुए हैं, उस्मान बुज़दार साहब के मर्जी से चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है और कोई और उनके फैसले कर रहा है। वो बिल्कुल फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं, वो उसमें 100% जो है वो बाख्तियार हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला भी जो है वो उस्मान बुज़दार साहब पे नहीं अपना जो है वो नाफिज किया। वो तमाम फैसलों में खुद मुख्तार थे और आज़ाद थे। 2 साल में जो भी फैसले किए हैं वो आप उनको अच्छा कह लें या बुरा कह लें, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नहीं हुए। तब्दीली तब आती है, उखाड़ पिछाड़ हम तो तब देखते हैं जब वज़ीर आज़म साहब पंजाब तशरीफ लेके आते हैं, पता चलता है उसको भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया, और ऐसे लोगों को हटा दिया जिन्हें बुज़दार साहब ने खुद रखा हुआ होता था। तो उखाड़ पिछाड़ तो होती तब है जब वहां से तशरीफ लाते हैं वज़ीर आज़म साहब पंजाब में। नहीं, देखें अगर प्राइम मिनिस्टर के कोई शिकायत आई हो और उसके ऊपर कोई बंदे 2 बदले जाएं, देखें अगर 400 बंदा बदला गया तो उसमें से 4 अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बदले गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 400 में से आप 4 के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कह दें। मेरे ख्याल में ये जो इख्तियार है ये बिल्कुल 100% जो है वो हमारे सीएम के पास है। और उन्होंने जो भी फैसले किए हैं वो खा किसी काबीना के मेंबर की हो, किसी सेक्रेटरी का हो, या चीफ सेक्रेटरी का हो, या आईजी का हो। अलीम खान साहब, अगर सीनियर वजीर के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप समझते हैं कि टीम में मज़ीद कप्तान की टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है? 2 सालों की कारकर्दगी को देखने के बाद मज़ीद उखाड़ पिछाड़ होनी चाहिए, ज़रूरत है कप्तान को अपनी टीम को बदलने की? जी बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर चीज़ के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है, इस टीम में भी गुंजाइश है। और मेरे ख्याल में कप्तान को इस बात का एहसास भी है। कप्तान जो है वो हमारा जो है वो उनका फैसला होता है कि उन्होंने किसको जो है वो किस सीट के ऊपर रखना है और किसको हटाना है और उसकी जगह पे किसको मुतबादल लाना है। मेरे ख्याल में कोई वजारत हो या कोई और सीट हो, इसके ऊपर 100% जो है वो खुद मुख्तार है और उनको पता है कि उन्होंने किस बंदे को
कहाँ पे चांस देना है और उनके लिए वो कितना कारामद होगा। अगर कोई ऐसा लगता है, हम जब अपने कारोबारी फैसले करते हैं या हम अपनी ज़ात में फैसले करते हैं, इवन हम अपने घरों में फैसले करते हैं, तो कई हमसे कमियां भी रह जाती हैं और हमेशा उसमें भी गुंजाइश होती है। हम अपने जब कारोबार के फैसले करते हैं तो उसके ज़ाती तौर पे हम बेनिफिशरी होते हैं, लेकिन उसमें भी हमसे कोताहियां हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं, बंदे रॉन्ग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। कई दफ़ा जिसके ऊपर आपको उम्मीद नहीं होती वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता। तो फैसलों के अंदर मैं आपको बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और प्राइम मिनिस्टर का उसको एहसास भी है। हमारी जब उनसे मुलाकात होती है और वो कई दफ़ा हमें बुलाते हैं तो इसके अंदर वो इसका बरमला इज़हार भी करते हैं कि कई चीज़ें जो हैं वो अभी उसको दुरुस्त होना चाहिए और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात के ऊपर पूरा एतमाद है और मेरा ईमान का हिस्सा है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ईमानदार आदमी है, वो नेक नीयत आदमी है, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, वो डिलीवर करना चाहता है। पर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कमियां होती हैं, ठीक है जी। दुनिया में सिर्फ जो है ना जी परफेक्ट तो अल्लाह की जात है, इसके अलावा तो हर शख्स जो है वो कमियों के साथ है। तो उनके अंदर भी कमियां होंगी, मैनेजमेंट की कमियां होंगी, फैसले की कमियां होंगी, कि अच्छे लोगों की सिलेक्शन के अंदर भी कमी होगी। और जैसे उनको इस बात का एहसास होगा कि अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत सिर्फ अकेले डिलीवर नहीं कर सकती, जब तक पूरी टीम साथ ना हो, जब तक पूरी टीम साथ चलने वाली ना हो। आप देखें आटे चीनी बहरान पर जब किल्लत पर एक्शन लेते हैं तो बहरान जो है ना वो शुरू हो जाता है। फिर पेट्रोलियम पर देखा कि कैसे बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल का कितना बड़ा जो है ना वो बहरान पैदा हुआ, किल्लत पैदा हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ तो नायाब हो गया। और फिर अद्वियात का स्कैंडल देख, तो स्कैंडल्स आप लोगों के निकल रहे हैं इस वक्त हुकूमत से, तो आप लोगों के जो लोग रखे हुए हैं उन्हीं के अंदर से निकल रहे हैं ना, उन्हीं लोगों के जो नाम है सामने आ रहे हैं ना, जो इस हुकूमत ने लगाए हुए हैं। कप्तान ने जो टीम सेलेक्ट की हुई है उन्हीं में से बाज लोगों के स्कैंडल्स में से नाम निकल कर सामने आ रहे हैं ना। तो टीम एक ऐसी नहीं, आप नहीं समझते ऐसी चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मिलकर चल सके, तभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डिलीवर कर सकेंगे, अकेले नहीं कर सकते। जी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। अगर कोई इसके अंदर बंदा हमारा इन्वॉल्व है, वो हमारी हुकूमत का हो, खा वो इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, खा वो मशीर हो, वजीर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, उसको मेरे ख्याल में सजा मिलनी चाहिए। और अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जैसी जो शख्सियत जिनको मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में वो किसी किस्म का लिहाज रखेंगे। कोई शख्स जो है वो प्रूव होता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है, किसी किस्म की बेज़ाब्ती में इन्वॉल्व है, करप्शन तो बहुत दूर की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान जो है उसको प्रोटेक्ट करे। इम्पॉर्टेंट इशू में जिस पर बात करना चाहती हूँ वो गंदुम आटे का जो बहरान, कीमतों में इजाफा, इस पर अब देखिए अलीम खान साहब, पाकिस्तान में सरकारी सतह पर वाफिर मकदार में गंदम की खरीदारी के बावजूद ज़ाहिर लोगों को शिकायत है कि सस्ते जो है ना उनको आटा क्यों नहीं मिल रहा है। अब हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 1400 रुपये फ़ी मन है और इसी निर्ख पर हुकूमत ने, आप लोगों ने किसानों से गंदम खरीदी भी, लेकिन फ्लोर मिल्स मालिकान ने 1600 रुपये फ़ी मन खरीदी। उसके बाद गंदम देखी मार्केट से गायब होने लगी, 2200 से 2300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मिल रही है। तो ये जानबूझकर ये बहरान पैदा किया जा रहा है, ज़खायर हैं, स्टॉक है, लेकिन कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और क्यों कीमतें बढ़ रही हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप लोग? पहले तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जहाँ से भी शॉपिंग करती हैं वहाँ पे जाके ज़रूर एक दफ़ा आटे के थैले का रेट चेक कीजिएगा। अगर जहाँ से भी आप करती हैं, अगर आपको लगा कि वो 860 पे नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि वो 860 पे नहीं मिला। और अगर मिला हो तो फिर ज़रूर एक दफ़ा अगले प्रोग्राम में अपना बता दीजिएगा कि आपने मार्केट से खुद जाके। मैं ये 3-4 दिन पहले की आपको बात कर रही हूँ, कुछ लोगों ने जब शिकायत की, 3-4 दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं। आप मुझे सिर्फ स्टोर बता दें और अगर वो वहाँ पे ना मिलता हुआ ना तो मेरे ज़िम्मे है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखें हमने 1400 रुपये जब मार्केट से बीट जो है वो हमने किसानों की इससे लेनी शुरू की तो हमारा तब टारगेट क्या था? टारगेट हमारा ये था कि किसान को उसकी बेहतरीन कीमत मुकर्रर की जाए, उसकी जो सारे साल की उसकी जो दारोमदार है वो एक फसल के ऊपर होता है, और अगर उसको उसकी कीमत सही ना मिले तो ना सिर्फ ये कि उसको माली मुश्किलात होती हैं बल्कि उसका इंसेंटिव अगले साल के लिए भी ख़त्म हो जाता है और वो अगले साल जो है वो कोशिश करता है कि वो कुछ और काम कर ले या वो किसी जगह
कोई और चीज़ लगा ले और गंदम ना लगाए। तो इसलिए एक तो हमने 1400 रुपये के ऊपर मिनिमम प्राइस मुकर्रर की और उसके ऊपर हमने तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा जो टन है वो गंदम खरीदी। उसके बाद जब वीट की कीमत बढ़ती है या आप मार्केट में जो है वो मैक्सिमम कीमत देते हैं तो वीट ही जो है वो आटे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब वीट की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आटे की कीमत भी बढ़ती है। उस वक्त हमें प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि आपने आटे की कीमत को नीचे लेके आना है। तो अब जब हम आटे के लिए हमने सब्सिडी जो है वो हमने सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जो है वो वीट फराहम करनी शुरू की हमारे जो फ्लावर मिल्स हैं उनको। जब फ्लावर मिल्स को हमने देनी शुरू की तो देखें उसके बाद हमने उनके साथ बैठ के पूरा एक मैकेनिज्म बनाया कि हमने उनको वीट जो है वो कितने पे देनी है, उसके अंदर उनका प्रॉफिट कितना है, जो चार्जेस होते हैं, जो ग्राइंडिंग चार्जेस कहलाते हैं वो कितने हैं, सारे उनके साथ बैठ के फिर 800 से 8 रुपए जो है वो हमने फाइनल किया कि 20 किलो का जो थैला है वो आपको 860 रुपए में मिलेगा। इस वक्त मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त पंजाब में जो 95% दुकानें हैं वहां पे 860 रुपए का थैला मिल रहा है। अच्छा। ये मैं 95% कह रहा हूँ, मैं फाइन आटे की बात नहीं कर रहा, मैं जो 99% जो आटा मिलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि एक नॉर्मल आटा है, जो कि एक नॉर्मल फ्लावर मिल जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो उसके ऊपर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 95% पंजाब के अंदर जो है वो आटा जो है वो 860 रुपए पे अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर खुराक पंजाब अलीम खान साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, वफाक और सिंध एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया है, जबकि सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक के पास हर मसले का जवाब सिंध हुकूमत है। मुल्क मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। कभी चीनी गायब हो जाती है, कभी गंदम नायाब हो जाती है, तो कभी पेट्रोल का बहरान आ जाता है। लेकिन मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी सतह पर वाफिर मिकदार में गंदम की खरीदारी की गई हो, लेकिन फिर भी आवाम को सस्ती कीमत पर आटा दस्तियाब ना हो। हैरानकुन बात यह है कि वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी इस बात से लाइल्म है कि खरीदी गई 60 लाख टन की गंदम आखिर गई कहाँ। अब गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी गंदम का जो पैदावारी हदफ है ये हासिल नहीं हुआ है। हुकूमत ने गंदम का रेट 1400 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम 1600 रुपये मन में खरीदी है। और इसके साथ ही आटा जो हमने देखा, गंदम देखी मार्केट से गायब होने लगी। आखिर ये हर मामलात में जो है वफाक और सिंध के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी क्यों सामने आ जाती है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपने वक्त दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, आखिर क्या वजह है अभी गंदम आटे का बहरान जिम्मेदारी वफाक और पंजाब से सिंध पर डाली जा रही है? वज़ीर इत्तलात ने तो ये कह दिया कि इससे पहले भाई हम गवर्नर राज की बात करें, आप लोग सिंध हुकूमत अपनी रविश बदले, क्योंकि सिंध हुकूमत ही जो अपने हिस्से की गंदम नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मौजूदा जो हुकूमत है इसकी इतनी कोताहियां हैं, इसकी इतनी इनएफिशिएंसीज हैं, इसकी इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं कि उनका मलबा किसी न किसी को तो उठाना है। और ये लोग इतने नालायक हैं कि ये अपनी जो कोताही है उसका मलबा भी नहीं उठा सकते। तो नेचुरली ये ढूंढते हैं कि कौन स्केपगोट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। अगर आप पिछले 2 साल पर नज़र डालें तो ये हर चीज़ में पहले माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते थे। अब चूंकि 2 साल हो चुके हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया, 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, तेल नापैद हो गया पाकिस्तान के अंदर, अद्वियात नापैद हो गई, गंदम का एक बहरान आ चुका है, अब दूसरा बहरान आने वाला है। तो उन्होंने कहा जी किसके ऊपर अब ब्लेम गेम करें। तो जो बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी है, बुग़्ज़े सिंध हुकूमत है, वो बार बार ये बयान करते हैं और हर चीज़ का मलबा ये अब सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सूबा सिंध की हुकूमत ने जो अपना वीट प्रोडक्शन टारगेट था उसको ना सिर्फ अचीव किया बल्कि ओवर एंड अबव द टारगेट हमने अचीव किया। हमारा जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था हमने उसको भी अचीव किया। लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा पे नजर डालें, अगर आप पंजाब पर नजर डालें, अगर आप पास्को पर नजर डालें, तो ये जो हुकूमतें हैं ये ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट करने में नाकाम हुई बल्कि अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट भी
मीट नहीं किया, और जिसकी वजह से एक बहरान की कैफियत क्रिएट की जा रही है, जिसको मैं समझता हूँ इनकी वज़रा गंदम रिलीज करने के लिए 2 खत लिखे गए, खत लिखे, आपने क्या जवाब दिया? देखिए 2 खत का मुझे नहीं पता, बट एक खत बिल्कुल जो वजीर मौसूफ है उनकी तरफ से वजीर आला सिंध को आया, और सिंध हुकूमत की बड़ी क्लियर पोजीशन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे की है कि माजी की रिवायात के ऐन मुताबिक जो प्रैक्टिस रही है वो ये कि सूबे अपनी गंदम को सितंबर के महीने में रिलीज करते हैं, और हम आज भी ये समझते हैं कि हम अपनी गंदम को सितंबर के महीने में रिलीज करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत ने इसी तरीके से तमाम सूबाई हुकूमतों पर जोर डाला तो होगा ये नतीजा कि तमाम जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है सूबाई हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास गंदम का, वो मार्केट में फ्लोट किया जा चुका होगा, उसको प्राइवेट सेक्टर उठा लेगा। आखिर में नवंबर दिसंबर के महीने में एक और बड़ी शॉर्टेज होगी गंदम की। आप कह रहे हैं कि सितंबर में रिलीज करेंगे, उससे पहले आप लोग नहीं देंगे? जी, हमने फैसला ये किया है कि मौके की मुनासबत से ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखने के बाद सिंध की काबीना ये फैसला करेगी। हम समझते हैं कि बहरान मसनूई एतबार से वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से क्रिएट किया जा रहा है। जो माफियाज गंदम बहरान से फायदा उठाना चाहती हैं वो वफाकी हुकूमत को मैनिपुलेट करके बिल्कुल फायदा सही उठाने की कोशिश कर रही है। मुर्तज़ा साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि कि कार्टेलाइजेशन की निशानदेही करना ये सूबों की जिम्मेदारी है। सूबों को देखना है कि कौन ज़ख़ीरा अंदोज माफिया है, क्या कार्रवाई करनी है। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, पंजाब में अगर ऐसा हो रहा है पंजाब ने कार्रवाई करनी है, केपी में, बलूचिस्तान में, जिस सूबे में ये लोग हैं, ये माफियाज बैठे हैं, हर सूबे की जिम्मेदारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। आप नहीं समझते कि सिंध में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, और अगर है ये ऐसा तो आप लोगों ने क्या उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये आपने बड़ा, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। और अगर आप पिछले 2, 3, 4 रोज की मीडिया की खबरों पर ही नजर डालें, आज की मैं खबर बता रहा हूं कि फैसलाबाद के हवाले से खबर थी कि वहां पर आटा अवेलेबल नहीं है। लाहौर के बारे में यही बात होती है, पेशावर के बारे में यही बात हो रही है। इस्लामाबाद के बारे में कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, वहां मुझे बताया गया कि रोगनी नान इस्लामाबाद शहर के अंदर 35 रुपए की मिल रही है। तो आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, लाहौर का जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत है? कौन है जिम्मेदार वहां पे? वहां तो पीटीआई की हुकूमत है, वहां तो अच्छे लोगों की हुकूमत है, वहां तो बड़े काबिल लोगों की हुकूमत है। तो वहां क्यों बहरान है? वहां क्यों बहरान की कैफियत है? क्यों शॉर्टेज है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या हुई। चूंकि रेट्स में डिफरेंस है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में गंदम का कंपैरेटिव जो रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। सिंध से गंदम को मूव किया जा रहा है इन दूसरे सूबों के अंदर, और हमें तो ये भी इत्तला मिली है कि कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो कि गंदम को स्मगल करके पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। की बात करें, क्योंकि आपके एक वजीर मौसूफी कह रहे थे कि केपीके से अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है, या आप केपीके की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इत्तलात हमें है, और मैं समझता हूँ बॉर्डर को कंट्रोल वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोक्योरमेंट के हवाले से कोई ख़तरनाक सिचुएशन नहीं थी। 14 लाख टन का शॉर्टफॉल था साल भर के लिए। ये एक बहुत छोटा सा नंबर है जिसको बाआसानी वफाकी हुकूमत अगर सही अंदाज से डील करने की कोशिश करती तो मैं समझता हूँ ये मामला डील हो सकते थे। लेकिन चूंकि ये माफियाज की हुकूमत है, चूंकि ये हुकूमत समझती है कि माफियाज का साथ देना है और गरीब आवाम का बार बार इस्तेहसाल करना है, इसलिए ये माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं 4 छोटी छोटी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। जब ये हुकूमत स्टार्ट हुई 2018 में तो चीनी 55 रुपए किलो थी। आज चीनी आपको 100 रुपए किलो मिल रही है। सेंचुरी इन्होंने मुकम्मल कर ली है। अद्वियात की किल्लत इनके दौरे हुकूमत में हुई, 2 वजीरों को ये हटा चुके हैं अद्वियात के हवाले से। तीसरी सिचुएशन पेट्रोलियम के हवाले से, डीजल के हवाले से। इस हुकूमत ने जब कीमतें कम की तो आपको पता है कि एक आम आदमी को तेल पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल नहीं था। लोगों ने, जो माफियाज थी, उन्होंने खुर्द-बुर्द की, उन्होंने मेक श्योर किया कि उन कम निर्खों के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो। इस हुकूमत को माफियाज के सामने घुटने टेकने पड़े, और पिछले साल गंदम बहरान ऑलरेडी इस हुकूमत में आ चुका है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम गेम से बाहर निकलना चाहिए और
हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए। अगर वो बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, कानून की बालादस्ती हो या अमन व अमान का क़याम, दहशतगर्दी का खात्मा हो या समाज दुश्मन अनासर से मुकाबला, हर महाज पर पुलिस फोर्स के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारियों से अहसन तौर पर ओहदा बरा होते हुए जामे शहादत नोश करते आए हैं। आज वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदाए पुलिस को खराजी अकीदत पेश करने का दिन है। हमारे मुआशरे में पुलिस के महकमे को वो इज्जत और एहतराम नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पाक फ़ौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं तो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अंदर मौजूद दुश्मनों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। आइए यौम शहदाए पुलिस पर यह अज़्म करें कि ये सिर्फ पुलिस फोर्स के नहीं बल्कि पूरी कौम के शहदा हैं और हम अपने शहदा की कुर्बानियों को भूले नहीं और ना ही कभी भूलेंगे। हमें इनकी अजीम कुर्बानियों पर फ़ख्र है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।